नमस्कार। क्लास 12th जियोग्राफी बुक 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी ऐसे टाइप्स क्वेश्चन चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटी प्राथमिक क्रियाकलाप इसका अध्ययन करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर कहिए या ऐसे टाइप्स क्वेश्चन कहिए, ठीक है। तो इसमें से वैसे तो चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो मुझे आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आपने करने चाहिए, तो उनमें से चलवासी पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग और वाणिज्यिक पशुधन पालन या व्यापारिक पशुधन पालन या इसे आप डेयरी पशुपालन भी कह सकते हैं में अंतर बताइए। वैसे तो ये दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन भी हैं पेपर में, यदि दोनों आ जाते हैं या दोनों आ जाएं तो आप ऐसे लिखेंगे, यानी दोनों में डिफरेंस अगर पूछे तो आप ऐसे लेफ्ट एंड राइट ऐसे करके लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। यदि पेपर में अकेला आता है कि नोमैडिक हर्डिंग क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं, कौन से पशु पाले जाते हैं या कहाँ पर ये एक्टिविटी की जाती है, तो आप केवल एक तरफ जो नोमैडिक हर्डिंग में पॉइंट लिखे गए हैं इनको लिखेंगे। यदि अकेला क्वेश्चन आता है कि कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का वर्णन कीजिए, तो फिर आप अकेला ये लिखेंगे। अभी मैं आपको दोनों एक साथ कराऊंगा और पॉइंट्स मैंने इस ढंग से लिखे हैं आपके लिए कि इनको समझना आपके लिए आसान रहे। दोनों में एक दूसरे की तुलनात्मक है। एक्चुअल में ये दोनों ही एक्टिविटी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट टाइप्स की हैं। दोनों में पशु पालन किया जाता है लेकिन तरीका डिफरेंट होता है। तो नंबर 1 है चलवासी पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग। नोमैड्स का मतलब होता है घुमक्कड़ चरवाहे, ठीक है। दूसरा होता है कॉमर्शियल, यानी जिसमें पैसे के उद्देश्य से लाइव स्टॉक यानी पशु पाले जाते हैं, उनका पशुचारण रियरिंग चालन किया जाता है। तो नंबर 1 नोमैडिक हर्डिंग का पॉइंट देखते हैं। इसमें आप लिखोगे कि इसमें पशु पालन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। सब्सिस्टेंस टाइप्स की एक्टिविटी ये होती है, जीवन निर्वाह ही इसमें हो पाता है, तो इसलिए इसको चलवासी पशुचारण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पशुपालक, ये नोमैड्स पानी की तलाश में और चरागाह, ठीक है, ग्रास लैंड या फोडर कहिए, चारे की तलाश में और उसकी गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी ये स्थान बदलते रहते हैं। तीसरा आप कहेंगे कि ये एक्टिविटी पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करती है। नोमैडिक हर्डिंग नेचुरल एक्टिविटी है 100%। ये पशुपालक भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे कि नोमैडिक हर्डिंग में जो नोमैड्स हैं ये ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटी करते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं ऋतु प्रवास। कभी कभी आपसे ये वाला क्वेश्चन सेपरेटली पूछ लिया जाएगा कि ट्रांस ह्यूमेंस क्या है। ट्रांस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, और ह्यूमेंस का मतलब है मानव यानी मनुष्य का। इसमें खासकर ये शब्द किया जाता है यूज कि जब लोग सीजन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं सहित चले जाते हैं, तो उस एक्टिविटी को ट्रांस ह्यूमेंस कहते हैं। खासकर ये एक्टिविटी होती है पहाड़ी एरिया में। जब पहाड़ों पर विंटर सीजन में ऊपर चोटी पर बर्फ गिरती है, तो ये लोग अपने पशुओं को लेकर वैली में आ जाते हैं। और जब समर सीजन आएगा, जब वैली में गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो ये लोग वैली से अपने पशुओं को लेकर ऊपर जो चरागाह होते हैं वहाँ पर ये चले जाते हैं। तो इस एक्टिविटी को ट्रांस ह्यूमेंस कहते हैं। आगे कहता है कि ये जो नोमैड्स होते हैं, चरवासी चरवाहे होते हैं, इनका जो सोशल स्टेटस होता है, सामाजिक स्तर होता है, ये उनके पशुओं की संख्या पर, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ जो इनके पशु होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल्स पर डिपेंड करता है। देन कहता है कि चलवासी पशुचारण में अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं, अनेक प्रकार के, एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के पशु इसमें नोमैड्स पालते हैं। जैसे
जो उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, और जहाँ पर बढ़िया चरागाह हैं, जहाँ पर घास अच्छी उगती है, वहाँ पर लोग गायें और बैल पालते हैं। लेकिन इसी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट मिलती है, शुष्क मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट होते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट, जैसे एशिया में एशियाटिक अरेबियन डेजर्ट, और आपका कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, और इंडिया में थार डेजर्ट, इन सब में नोमैड्स भेड़ पालते हैं या बकरी पालते हैं या ऊंट पालते हैं, शिप, गोट एंड कैमल। और अर्ध शुष्क पठारी भागों में, ऐसे एरिया जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है और पठारी एरिया है, वहाँ पर लोग गधे या घोड़े पालते हैं। और जो तिब्बत हिमालय को ट्रांस हिमालय, आप हिमालय को पार करिए, ट्रांस हिमालय में, तिब्बत में, और एंडीज साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन के जो ऊंचे पठारी भाग होते हैं, जैसे तिब्बत पठार है, वो हिमालय के पार 6000 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेट्यू एरिया है। वहाँ पर लोग तिब्बत में याक पालते हैं। याक एक प्रकार का बैल जैसा जानवर होता है, ठीक है, मादा और नर दोनों ही, और इसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है। तो तिब्बत में तो याक पाला जाता है, और एंडीज में लामा पाला जाता है, लामा, ठीक है। तो लामा एक प्रकार का ये भी जानवर होता है, ठीक है। आउटलुक से तो ऊंट की भांति दिखाई देगा, लेकिन हाइट ऊंट जितनी नहीं होती है। और आर्कटिक क्षेत्र का मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में जो पोल का एरिया है और उस आर्कटिक समुद्र के आसपास का जो एरिया है, उस क्षेत्र में जैसे रसिया हो गया, जैसे अलास्का है, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क के उत्तरी भाग हैं, इन सब के अंदर लोग रेंडियर पालते हैं, रेंडियर, ठीक है। वो एक प्रकार का 12 सिंगे टाइप्स का जीव होता है, जिसके सिर पर सींग होते हैं, और ये बर्फ़ में आसानी से सर्वाइव कर पाता है। और यहाँ के लोग कुत्ते भी पालते हैं, और वहाँ पर एक गाड़ी रखते हैं, वो लकड़ी की बनी हुई होती है, जो बर्फ़ पर स्केटिंग के रूप में वो यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के रूप में, जिसको स्लेज कहा जाता है। तो ये आप बता सकते हैं। जलवासी पशु चारण के मुख्य एरिया की अगर बात करें, तो या तो वे कठोर जलवायु के एरिया होंगे या वे खुश्क जलवायु के एरिया होंगे, यानी या तो वो बर्फीले एरिया हैं या वो ड्राई एरिया हैं। जैसे सहारा है, ये ड्राई डेजर्ट है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट एशिया, जिसमें थार डेजर्ट, जिसमें अपना अरेबियन डेजर्ट, ये शामिल हैं। इसके अलावा यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा लद्दाख जैसे ठंडे एरिया, तिब्बत जैसे ठंडे और प्लेट्यू एरिया, या मंगोलिया जैसे एरिया शामिल है, जो ठंडे एरिया हैं। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है कालाहारी डेजर्ट। तो ऐसे एरिया में ये लोग नोमैडिक पशुपालन करते हैं, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पालते हैं। तो यदि नोमैडिक हर्डिंग का आए तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिखेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का, वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्यिक पशुधन पालन व्यापारिक उद्देश्य से पशु पालना होता है, यानी इसमें जो पशुपालक है वो पशु व्यापार करने के उद्देश्य से पाल रहा है, यानी उससे जो दूध मिलेगा, उससे जो मीट मिलेगा, तो उस सब का यूज करना है, कॉमर्शियल यूज करना है, ठीक है। सेकंड वन है कि ये परमानेंट चरागाहों पर पशु पालते हैं, यानी इनके जो घास के मैदान होते हैं वो फिक्स होते हैं। हालांकि उसका पार्टीशन वो करते हैं, मान लो ये एक घास का एरिया है, तो ये इसको मान लो 4 हिस्सों में बांट लेंगे, या इसको 6 हिस्सों में या 8 हिस्सों में बांट लेंगे। मान लेते हैं कि एक दिन पशु यहाँ चराए जा रहे हैं, फिर यहाँ चराए जा रहे हैं, फिर यहाँ चरा रहे हैं, फिर यहाँ चरा रहे हैं। उससे क्या होता है कि इसको ग्रास को ग्रोथ करने का टाइम मिल जाता है। और ऐसे ग्रास लैंड्स को, ऐसे चरागाहों को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे
अमेरिका में जो प्रेरीज प्रदेश है अमेरिका में, उसको रेंच कहा जाता है। यानी ऐसे बाड़े जो है ना रेंच कहलाएंगे। इसके चारों ओर वो क्या करेंगे, कांटेदार तार लगा देंगे और उसमें पशुओं को खुला छोड़ देंगे, वो आराम से घास चर लेंगे। और पंपास में, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास का एरिया है, वहां पर एस्टेंसिया इसको कहा जाता है। ऐसे वाले जो चरागा होंगे इसको एस्टेंसिया कहेंगे पंपास में। पंपास है अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में इसको ऐसा बोला जाता है एस्टेंसिया। और ये होते हैं सैकड़ों किलोमीटर लंबे तारों से युक्त बाड़े, यानी एक एरिया है घास का जिसमें पशु चराए जाते हैं, लेकिन वो फिक्स होते हैं। देन कहता है कि इसमें, इस एक्टिविटी में, वाणिज्यिक पशुधन पालन में चारे की फसलें और जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। और इसमें व्यापारिक उद्देश्य से, कॉमर्शियल उद्देश्य से पशु पाले जाते हैं। और ये एक्टिविटी ज़्यादातर बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा की जाती है। विकसित देशों में ये एक्टिविटी की जाती है, वो एक प्रकार की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। और वाणिज्यिक पशुधन पालन में एक ही किस्म के पशु पाले जाते हैं, या वो विशिष्ट किस्म के होते हैं या विशिष्ट प्रजाति के होते हैं। जैसे गायें, अमेरिकन गायें जिसको हम बोलते हैं, होस्टन फ्रीजियन जैसी या जर्सी जैसी गायें, ये किस्म है गायें की जो वहाँ पर ज़्यादातर पाली जाती हैं। इसी प्रकार से इसमें जो होता है पशुपालन, तो इस एक्टिविटी के जो प्रमुख एरिया हैं वे कौन से हैं, तो ये एरिया हैं ज़्यादातर आपको जो मिड लैटिट्यूड है। मिड लैटिट्यूड यानी अगर मैं अर्थ का एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये आपका इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, तो ये तो हॉट जोन है। तो ये वाला एरिया मिड लैटिट्यूड, दोनों ही लैटिट्यूड में 30 डिग्री के आसपास से 45 डिग्री के आसपास का एरिया, तो इस बेल्ट के अंदर ये एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 45 डिग्री साउथ, इनमें जो एरिया है वहाँ पर इस टाइप्स की एक्टिविटी की जाती है। और यदि इसमें भी अगर हम देखें तो अलग अलग एरिया आते हैं। जैसे एशिया में रसिया, यहाँ पर है एशिया में रसिया जिसको हम बोलेंगे स्टेपीज। फिर अमेरिका है, इधर अमेरिका में प्रेरीज, अमेरिका और कनाडा का भाग। फिर है दक्षिण अमेरिका में लानोस और पंपास, दक्षिण अमेरिका में यहाँ लानोस है, यहाँ अर्जेंटीना में पंपास है। फिर साउथ अफ्रीका में वेल्ड, साउथ अफ्रीका का ग्रासलैंड कहलाते हैं वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहलाएंगे डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान हैं उनको कैंटरबरी बोला जाता है। तो ये सब घास के मैदान हैं, ठीक है, यहाँ पर बेल्ट है। तो ये आप बेल्ट देख रहे हो जिसमें ये पशु पाले जाते हैं। और ये बेल्ट कहलाती है शीतोष्ण बेल्ट, टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, शीतोष्ण क्लाइमेट में ये पशु पाले जाते हैं। ये आ गया नीचे दे ही दिया सेंटेंस कि ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और इसमें पशु सुधार पर यानी नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नस्ल सुधार पर, खासकर उनकी जो फर्टिलिटी है उस पर, उनके रोगों की रोकथाम के लिए उनका टीकाकरण किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट होते हैं, जो दूध है या मीट है, उसको रेफ्रिजरेशन के माध्यम से या प्रोसेसिंग के माध्यम से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और दूसरे देशों तक उसकी सप्लाई की जाती है। इसमें मशीनों में खासकर परशीतक रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें मशीनें होती हैं। इसके अलावा इसमें दूध दूहने की मशीनें होती हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम होते हैं जिसमें ट्रक वगैरह कहिए, या जो बड़े बड़े समुद्री जहाज भी होते हैं। और न्यूजीलैंड में तो अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग बिछाई गई है जिसके माध्यम से दूध की सप्लाई की जाती है। तो इस प्रकार की ये एक्टिविटी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था वाणिज्यिक पशुधन पालन, उससे संबंधित। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए।
कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो आप बताओगे कि एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े एरिया पर उगाई जाती है, जिसे रोपण कृषि कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये पहले पौध तैयार की जाती है, फिर खेत में उसको प्लांट किया जाता है और बड़े बड़े बागान इसके लगाए जाते हैं। जैसे इसमें जो प्रमुख फसलें हैं उसमें कॉफ़ी, रबड़, केला, चाय, ये प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, चावल की फसल को भी कभी कभी रोपण फसल में शामिल किया जाता है, क्योंकि उसकी भी जो बिजाई करने की तकनीक है वो ऐसी ही है कि पहले पौध तैयार करेंगे, बाद में खेत में उसको रोप दिया जाएगा। लेकिन इसमें आप ना भी डालो तो आप इसको यहाँ से अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप ये डालिए कॉफ़ी, रबड़, केला, चाय। ये क्या होता है कि ये लंबे समय तक चलती है। जैसे रबड़ के बागान है, जैसे चाय के बागान है, जैसे कॉफ़ी के बागान है, ये 50 से 60 सालों तक एक बार बिजाई के बाद ये चलते रहते हैं। तो इसमें वाणिज्यिक उद्देश्य से कॉमर्शियल यूज के लिए, यानी बाजार में उन फसलों के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना ये सब बोए जाते हैं, केला। इसमें उन्नत बीज, अच्छी वैरायटी के पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत यूज होंगे, पेस्टिसाइड यूज होंगे, जिससे भारी मात्रा में पैदावार होगी। बहुत ज़्यादा ये इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये वास्तव में खेती जो है एक प्रकार का उद्योग होती है। इसको हम कृषि और उद्योग के बीच का एक इंटरफेस कह सकते हैं, अंतःपृष्ठ कह सकते हैं, अंतरपृष्ठ कह सकते हैं। यानी ये एक प्रकार की जो ये बागान है, ये एक प्रकार की इंडस्ट्री होती है। बहुत बड़े बागान होते हैं जिसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पैसा चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में इसमें स्किल्ड श्रमिकों की जरूरत रहती है। रोपण कृषि से जो प्राप्त उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल के रूप में उद्योगों में काम आता है, इंडस्ट्रीज के अंदर उसको यूज किया जाता है। और अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसमें पंजाब हरियाणा में चावल ये एक रोपण फसल है। कर्नाटका में, इंडिया की ही सारे एग्जाम्पल मैंने आपको जानबूझ के दिए हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। अभी थोड़ी देर में आपको विश्व भर से भी उदाहरण देंगे। तो आप लिखिए कॉफ़ी, कर्नाटका में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है जो एक रोपण फसल है। केरल में रबड़, दक्षिण भारत में केला, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका ये सब शामिल हैं। आसाम और उत्तरी बंगाल में खासकर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी ये डिस्ट्रिक्ट में चाय, और आसाम में ब्रह्मपुत्रा वैली में। तो ये प्रमुख रोपण फसलें हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। यदि हम रोपण फसलों के इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो जो रोपण फसलें हैं इनकी शुरुआत हुई थी औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल यानी वो दौर जब यूरोपियन ताकतों ने, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड कहते थे, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब देशों की दूसरे देशों पर कब्जे थे, जिनको वे अपने उपनिवेश कहते थे, ठीक है, कॉलोनीज कहते थे। उनमें इन देशों ने अलग अलग फसलें पैदा की। उन्होंने अपने उद्देश्य से लगाई इन फसलों को, ताकि उनके उद्योगों को या उनके देशों को रॉ मटेरियल मिलता रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए है आपके लिए, फ्रांस ने अफ्रीका के देशों में कॉफ़ी के बागान लगाए, कहवा के बागान लगाए और कोकोआ के बागान लगाए, जिससे चॉकलेट भी बनती है, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। इसी प्रकार से ब्रिटेन ने ही मलेशिया में रबड़ के बागानों की शुरुआत की। इसी प्रकार ब्रिटेन ने ही वेस्ट इंडीज है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ईस्ट भाग में, जहाँ पर आपने बरमुंडा ट्रायंगल सुना होगा, तो वो वेस्ट इंडीज है।
वेस्ट इंडीज़ का नाम बताऊं मैं आपको, कभी कोलंबस ने सुना था कि जिसने अमेरिका की कभी खोज की, तो उसने सोचा था कि अर्थ गोल है, मैं ईस्ट की ओर जाऊं, वो इंडिया की खोज में निकला था, तो मैं क्यों ना वेस्ट से चला जाऊं, तो भी तो इंडिया का वेस्टर्न भाग आ जाएगा। तो काफ़ी दिनों तक अटलांटिक सी में, वो उस जमाने में इतनी सुविधाएं तो होती नहीं थी, ब्रेव लोग होते थे वो हालांकि, तो उन्होंने यात्राएं की, और काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद जब पहली बार उन्होंने ज़मीन दिखाई दी, तो उसने सोचा कि ये इंडिया का वेस्टर्न भाग है, तो इस कारण से उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा है। ठीक है, तो उस द्वीप समूह में गन्ने के बागान और केले के बागान ये भी ब्रिटेन ने ही लगाए। स्पेन और अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल के बाग, गन्ने के बाग ये लगाए। हॉलैंड वासियों को, जिनको आजकल नीदरलैंड बोला जाता है, जहाँ के लोग डच कहलाते हैं, उन्होंने इंडोनेशिया में गन्ने की रोपण फसलें लगाई। और आपको एक रोचक तथ्य बताएं, जो ब्राजील है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, जहां दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बड़ी मीन्स यहाँ पर चौड़ी, जो सबसे चौड़ाई में बहती है, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं, जिनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, वहाँ उस कंट्री में, ब्राजील में, कॉफ़ी के जो बागान हैं, कहवे के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट जर्नल नॉलेज का क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा। तो ये सब यूरोपियन ताकतों ने ही इसको लगाया था। लास्ट पॉइंट है कि रोपण कृषि आधुनिक होती है, संगठित होती है, ऑर्गेनाइज होती है और व्यवस्थित कृषि कहलाती है, जिसकी तुलना आप उद्योग से कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आप इनको अच्छे ढंग से तैयार करिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और अपने जब एनुअल एग्जाम हो या कोई भी हाफ ईयरली या प्री बोर्ड एग्जाम हो, तो उसमें अपना 100% देने का प्रयास कीजिए। कोई टॉपिक अगर आपको परेशान करता है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिखिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।